जय हिंद साथियों, एसपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज बात करेंगे एसएससी जीडी पेपर सॉल्यूशन नंबर 15। इससे पहले 14 हो चुके हैं। आज का जो पेपर सॉल्यूशन करेंगे अपन 15वां करेंगे बच्चों। रेगुलर क्लासेज हो रही है, डेली इन पेपरों को सोल्व करो। इन पेपरों से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, एक तो क्या है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में सोल्व हो रहे हैं, पीवाईक्यू हो रहे हैं। दूसरा और क्या काम होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा, सारे एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों का लेवल पता लग रहा है। तो जिन बच्चों की तैयारी अच्छी चल रही है वो बच्चे इन ज़्यादा से ज़्यादा इन पेपरों को देखा करो, सोल्व किया करो। पहले आपको आंसर देना है, उसके बाद में मैं बताऊंगा। तो ये आपके एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम आपके लिए रेगुलर क्लास लेके आ रहे हैं। तो बच्चों आपको इनको देखा करो, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपके, इन्हीं में से हुबहू क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बच्चों रेगुलर क्लासेस लिया करो। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करने वाला सागर कौन सा है? लाल सागर है, सफेद सागर है, कैस्पियन सागर है या काला सागर है? अफ्रीका को किससे अलग करने वाला? अरब प्रायद्वीप से। अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करने वाला सागर का नाम है बच्चों लाल सागर। क्या याद रखोगे? लाल सागर है जो अफ्रीका को किससे अलग करता है? आपका अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट हो सकता है, याद रख लेना बच्चों। क्या बताना है? लाल सागर अलग करता है बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से दीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? माही नदी का है? नहीं बच्चों। ताप्ती नदी का है? नहीं। बनास का है या नर्मदा का? कौन सी का है? बनास नदी कहां से निकलती है? राजस्थान से उद्गम है इसका। कहां से? राजसमंद, राजसमंद से निकलती है बच्चों ये, ठीक है। राजसमंद से अरावली की पहाड़ियों से निकलती है बच्चों। कौन सी नदी का उद्गम स्थल क्या है बच्चों? आपका राजस्थान है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है? राजस्थान है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बनास नदी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में, आंसर दो बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। वर्ष 1916 ईस्वी में कि लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता होता है, लखनऊ पैक्ट होता है, कब होता है? 1916 के अंदर होता है, ठीक है, ठीक है। लखनऊ समझौता, इसका अध्यक्ष पूछ लिया आपका 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, इसका अध्यक्ष कौन है? लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष पूछ लिया आपसे, के अध्यक्ष, तो क्या बताओगे कौन थे इसके अध्यक्ष बच्चों? अंबिका चरण मजूमदार थे बच्चों। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ये महिला नहीं है, पुरुष है बच्चों। अंबिका चरण मजूमदार थे इसके अध्यक्ष। अंबिका चरण मजूमदार है बच्चों। लखनऊ का अधिवेशन कब होता है? 1916 में। इसके अध्यक्ष कौन? अंबिका चरण मजूमदार है। कि महत्वपूर्ण विशेषता, परिणाम क्या था? इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन का उल्लेखित किया था, हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, इसके कारण बंगाल का विभाजन हुआ था? नहीं बच्चों। बंगाल का विभाजन कब हो गया था? 1905 में हो गया था। बंगाल का विभाजन 1905 में हो गया था और 1911 में वापस से रद्द कर दिया था बंगाल का विभाजन को, ठीक है। इसने हिंदुओं तथा मुसलमानों के मध्य दूरी अत्यधिक बढ़ा दी थी? नहीं। इस जो समझौते से हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हो जाते हैं। मुस्लिम लिंग इसके साथ में जुड़ जाती है। जो लखनऊ का अधिवेशन होता है 1916 का, इसके अंदर एक समझौता तो होता है किसके बीच में? नरम दल और गरम दल के बीच में। दूसरा समझौता हुआ था आपका किस? मुस्लिम लीग और किसके बीच में? कांग्रेस के बीच में समझौता होता है। तो ये दूरी अधिक नहीं बढ़ाता। पास में आते हैं, गलत है बच्चों स्टेटमेंट। कांग्रेस प्रांतीय परिषद के चुनावों में मुसलमानों के लिए सहमत नहीं थी, ये भी गलत है बच्चों। सहमत हो गई थी लास्ट के अंदर, पहले नहीं थी, लेकिन 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है उसके अंदर सहमत हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसने कांग्रेस के उदारवादी, कांग्रेस उदारवादी का मतलब है नरम दल, नरम दल, और कट्टरवादी का मतलब है बच्चों गरम दल, गरम दल पंथियों के बीच पुनर्मिलन का उल्लेखित किया था। उनके बीच में फूट पड़ती है। नरम दल और गरम दल अलग हुए थे बच्चों। नरम दल और गरम दल के अंदर जो फूट पड़ी थी, फूट 1907 के सूरत अधिवेशन में पड़ती है और दोनों एक कब होते हैं? लखनऊ अधिवेशन 1916। याद रखना, कांग्रेस के दो भागों के अंदर विभाजित कब हुई थी? 1907 का सूरत अधिवेशन में होती है। दोनों अलग कब हुए? अलग कब हुए थे? 1907 का सूरत अधिवेशन। दोनों एक कब होते हैं? 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यह अधिवेशन कहाँ पे होता है? लखनऊ में होता है, ठीक है। ये दो बातें याद रखनी। इसके अंदर क्या क्या बातें होती है? एक तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता।
दूसरा कांग्रेस तथा नरम दल और गरम दल में समझौता बोल सकते हो, या कांग्रेस और गरम दल में समझौता। दूसरा समझौता क्या होता है, कांग्रेस और गरम दल के अंदर समझौता होता है इसके अंदर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है अपना आज की क्लास का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा मुझे फटाफट से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने बच्चों, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2007 में किस देश ने 2007 में पहला T20 विश्व कप जीता था। बच्चों पहला T20 विश्व कप कब होता है, प्रथम T20 विश्व कप 2007 में हुआ, 2007 में हुआ। अगर पूछ ले कहाँ हुआ, कहाँ होता है, तो क्या बताओगे, ये होता है बच्चों, कहाँ होता है, दक्षिण अफ्रीका में होता है, दक्षिण अफ्रीका में। अब बोला है जीता किसने था, पाकिस्तान ने नहीं बच्चों, श्रीलंका ने नहीं। पहला जो विश्व कप है वो कौन विजेता होता है, भारत हुआ था, अपना भारत जीता था पहला T20 विश्व कप। अब और क्वेश्चन आ सकता है, अभी रिसेंट में 2024 का T20 विश्व कप हुआ है, 2024 का T20 विश्व कप विजेता पूछे तो क्या बताओगे, कप विजेता पूछे आपसे तो आंसर होगा भारत। उपविजेता पूछे तो क्या बताओगे, दक्षिण अफ्रीका। पूछ ले 2024 का T20 विश्व कप कहाँ पे हुआ है, तो क्या बताओगे, वेस्ट इंडीज और अमेरिका के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था बच्चों। कहाँ पे हुआ था, अमेरिका व वेस्ट इंडीज में हुआ। क्लियर है। अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज में हुआ 2024 का T20 विश्व कप, विजेता भारत था। पहले का भी भारत था, पहला कहाँ पे हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। एक चीज और याद रखना है, T20 विश्व कप प्रत्येक 2 साल में होता है। T20 विश्व कप का आयोजन आयोजन 2 वर्ष में होता है बच्चों। बाकी के जितने भी विश्व कप है उनका कितने साल में होता है, 4 वर्ष में होता है। वनडे वर्ल्ड कप का कब होता है, 4 वर्ष में होता है। अभी रिसेंट में 2023 का विश्व कप हुआ है, उसका विजेता कौन है बच्चों, 2023 का विश्व कप पूछ लिया आपसे, 2023 का वनडे विश्व कप की बात कर रहा हूँ। विजेता कौन है बच्चों, विजेता है ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता कौन है, भारत है। उपविजेता भारत है और विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ पे हुआ था 2023 का वनडे विश्व कप, ये भारत के अंदर हुआ था बच्चों, याद रह जाएगा। कहाँ पे हुआ था, भारत के अंदर हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। लाला लाजपत राय ने नहीं किया था बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, श्री राजगोपालचारी ने भी नहीं किया था, मोतीलाल नेहरू ने भी नहीं किया था। बारदोली जो आपका सत्याग्रह है इसका नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई ने पटेल ने किया था। और बारदोली की महिलाओं ने ही सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा टाइटल दिया था, सरदार का टाइटल किसने दिया था, बारदोली की महिलाओं ने। सरदार का टाइटल सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि द्वारा दी गई। और आपसे पूछ ले कि ये बारदोली सत्याग्रह कब होता है। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब किया था, तो क्या बताना है, 1928 ईस्वी में। कब किया जाता है बच्चों, 1928 में किया जाता है। याद रखनी है जो भी बातें आपको बताई जा रही है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। कब किया जाता है, 1928 के अंदर किया जाता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर दीजिएगा बच्चों। क्या बोल रहा है छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने कि प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां और किस वर्ष में आयोजित किया गया था। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां और किस वर्ष आयोजित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका है बच्चों, इसका आंसर है उड़ीसा 2020, पंजाब 2019, केरल 2020, महाराष्ट्र 2019। कहां पे होता है प्रथम खेलो इंडिया जो विश्व का आपका गेम्स है, ये कहाँ पे होता है, उड़ीसा 2020 में। ये फरवरी से स्टार्ट होता है और मार्च तक चलता है। 20 फरवरी से लेके 1 मार्च तक का इसका आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया
आपका प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे किया गया था, तो आपको बताना उड़ीसा 20 फरवरी से लेके 1 मार्च तक आयोजित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उड़ीसा 2020। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर दीजिएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध काव्य संकलन, अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, आंसर दो। प्रसिद्ध काव्य संकलन की बात हो रही है, मधुशाला द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, कुसुमाग्रज के द्वारा नहीं बच्चों, महाश्वेता देवी के द्वारा नहीं, कनंदासन के द्वारा नहीं, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया। कौन सा बच्चे, आपका मधुशाला और मधुबाला। मधुबाला भी किसका है, मधुबाला भी किसका है बच्चे, काव्य संकलन किसका है, हरिवंश राय बच्चन का काव्य संकलन है। प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुशाला किसके द्वारा लिखा गया, आंसर होगा बच्चों हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के फादर साहब है, उनके द्वारा लिखा गया है। मधुबाला और मधुशाला दोनों ही किसके द्वारा लिखे गए हैं, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखे गए। करेक्ट आंसर समझ में आ गया आपको, क्या होगा, तो आपको होगा बच्चे हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई। चुनाव आयोग की स्थापना पूछा बच्चों, 25 फरवरी 1950 को नहीं की गई थी, 26 नवंबर 1950 को नहीं की गई थी, 25 अगस्त 1950 को नहीं, 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है, 25 जनवरी 1950। इसके अंदर क्या होता है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं बच्चों। क्या कितने लोग होते हैं इसमें कुल, निर्वाचन आयोग में, याद रखना बच्चों आपको, निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त। याद रखना, इनका कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष की सेवा उसने कर दी हो, या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष में से दोनों जो पहले हो जाएगा वो मान्य होगा। या तो 65 वर्ष उसकी एज हो गई हो, या उसके कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। किसका होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। आपको बताना बच्चों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको बताना है 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले होगा। और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है उनका कार्यकाल कब से कब होता है, अन्यों का होता है बच्चे 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष। समझ में आ रही बात आपको, मैंने क्या बताना चाह रहा हूं मैं इनका कार्यकाल की बात कर रहा हूं। या तो उसने 62 साल की आयु प्राप्त कर ली हो, या 6 साल का कार्यकाल होता है। ये तो किसका होता है, अन्य दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है उनका। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, ये होता है। और भारत के अंदर चुनाव आयोग की स्थापना कब की जाती है, 25 जनवरी 1950 को की जाती है। इसमें सदस्य कितने होते हैं, 3 होते हैं बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट डे एंड डे से आया है, आंसर दीजिएगा। भारत में हर वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस का पूछा बच्चों। शहीद दिवस 12 मार्च को नहीं मनाया जाता है, 19 दिसंबर को भी नहीं मनाया जाता है, 25 अक्टूबर को भी नहीं मनाया जाता। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या की जाती है, उसी को अपन किस रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आजकल एक और डे मनाया जाता है शहीद दिवस, अगर आपसे पूछ ले शहीद दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अपन शहीद दिवस मनाते हैं। और बच्चों शहीद दिवस बोलते हैं कि जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी, 23 मार्च कब होती है, 1931 को होती है। अपन 23 मार्च को क्या मनाते हैं बच्चों, 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई उस दिन क्या मनाते हैं अपन, शहीदी दिवस मनाते हैं। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है।
शहीद दिवस मनाते हैं महात्मा गांधी की याद में। महात्मा गांधी को शहीद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या करी जाती है, उसको शहीद दिवस मनाते हैं। और शहीद दिवस आजकल का मनाया जाता है 23 मार्च को मनाया जाता है बच्चों, याद रख लेना। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? आंसर दीजिएगा बच्चों। भारत का जो पहला रक्षा मंत्री है वो कौन था? कौन हो सकता है इनमें से? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरवण सिंह थे? नहीं बच्चों। वाई चौहान थे? नहीं। कैलाश नाथ काटजू थे? नहीं। बलदेव सिंह थे, सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह थे भारत के पहले आपके क्या थे बच्चों? रक्षा मंत्री। भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर। अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री पूछे, वर्तमान रक्षा मंत्री, वर्तमान रक्षा मंत्री बच्चों कौन है? तो क्या आंसर दोगे? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह वर्तमान में क्या है बच्चों? रक्षा मंत्री है। समझ में आ गई बात आपको? राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री है, पहले थे सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, लिख लेना, याद कर लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक उत्तर प्रदेश का भारतीय शास्त्रीय नृत्य बच्चों, कथक उत्तर प्रदेश का भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्या है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भारतीय शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य बच्चों, मणिपुरी मणिपुर का है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। ये क्या है बच्चों? पंजाब का लोक नृत्य है बच्चों, लोक नृत्य है। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो क्या होगा? भांगड़ा होगा बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? भांगड़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भांगड़ा एक पंजाब का लोक नृत्य है, यह एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका? पंजाब होने वाला बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो बच्चों और आंसर दो, फटाफट से आंसर दो। क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की किस क्रांति से ली गई है? भारत के अंदर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय किस क्रांति से ली थी? जापानी क्रांति से नहीं ली थी बच्चों अपन ने, अमेरिका क्रांति से भी नहीं, फ्रांसीसी क्रांति से भी नहीं, रूस की क्रांति से हमने क्या लिया था? सामाजिक आर्थिक और जो आपकी राजनीतिक न्याय है ये कहाँ से लिया था? रूस की क्रांति। अगर पूछ ले रूस की क्रांति कब हुई तो क्या बताओगे? 1917 ईस्वी में। रूस की क्रांति कब होती है? 1917 ईस्वी में होती है। रूस की क्रांति कब होती है? 1917 ईस्वी में होती है। इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा? रूस की क्रांति होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? रूस की क्रांति का होगा बच्चों। भारत की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? रूस की क्रांति से लिया गया है, रूस की क्रांति से लिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर दीजिएगा। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्य में से कौन सा निम्नतम लिंगानुपात वाला राज्य है? आंसर दीजिएगा बच्चों। सिक्किम है, बिहार है, हरियाणा है या केरल है? लिंगानुपात पूछा भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है बच्चों। कितना है? 943। अब इनमें से पूछा है, सबसे ज्यादा पूछता तो केरल का होता, सबसे ज्यादा पूछता तो केरल का होता 1084। केरल का कितना है? 1084। सबसे कम पूछा तो हरियाणा का होगा, कितना होगा? 879। सबसे कम पूछा तो किसका होगा? हरियाणा का होगा, कितना होगा? 879। करेक्ट आंसर क्या होगा? हरियाणा होगा बच्चों। 3 क्वेश्चन और हो गए आपका। भारत का लिंगानुपात पूछी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। सबसे ज्यादा किसका लिंगानुपात है? केरल का है, कितना है? 1084 है। सबसे कम किसका है? हरियाणा का है, कितना है? 879। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या बोल रहा था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्य में से कौन सा निम्नतम लिंग अनुपात वाला राज्य है? तो क्या होगा? हरियाणा होगा बच्चे। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है, कितना है? 879 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है, 1084 है। और भारत का कुल लिंगानुपात कितना है? 943 है। अगर पूछ ले आपसे लिंगानुपात क्या होता है तो बताना है प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोला जाता है। प्रति 1000 पुरुषों की संख्या के ऊपर जो महिलाओं की संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार है? नहीं बच्ची, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की। प्रथम महिला अध्यक्ष लोकसभा की कौन थी? मीरा कुमार थी बच्चों। सुमित्रा महाजन है? नहीं। अंबिका सोनी है? नहीं। वर्तमान का पूछा है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है बच्चे? ओम बिरला है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछ लिया आपसे, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष तो क्या बताओगे बच्चों, कौन होगा? गणेश वासुदेव मावलकर। गणेश वासुदेव मावलकर, याद रख लेना, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर है। वर्तमान में कौन है? तो आपको क्या बताना है? ओम बिरला है बच्चों। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। समझ में आ गई बात? आपको आ गई बात समझ में? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओम बिरला होगा। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। भारत के पहले कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वाड़ीवास का निर्णायक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? वाड़ीवास का युद्ध होता है, ये पूछा किनके बीच में होता है, याद रखना। वाड़ीवास का युद्ध कब हुआ था? वाड़ीवास का युद्ध, वाड़ीवास का जो युद्ध है बच्चों का युद्ध, ये होता है 1760 ईस्वी में। कब होता है? 1760 ईस्वी में। वेदरा का युद्ध पूछे आपसे, वेदरा का युद्ध पूछे आपसे, वेदरा का युद्ध, तो ये कब होता है? 1759 ईस्वी में होता है। वेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 ईस्वी में हुआ। वाड़ीवास का कब हुआ? 1760 में। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में वाड़ीवास का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? अंग्रेज और डच्चों के मध्य तो कौन सा लड़ा जाता है? वेदरा का युद्ध। अंग्रेज और डच्चों के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा जाता है बच्चों? आपका होगा करेक्ट आंसर वेदरा का युद्ध। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? वाड़ीवास का युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजों और आर्काटों के क्या लिखा हुआ है? नवाब हो गए, नवाब के मध्य नहीं, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य कोई युद्ध नहीं हुआ था बच्चे। समझ में आ गया? वाड़ीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में होता है। अंग्रेज और किसके बीच में होता है? फ्रांसीसियों के बीच में होता है। डच्चों के बीच में कौन सा होता है? वेदरा का युद्ध होता है। डच्चों को भारत से बाहर कब निकाला था? अंग्रेजों ने 1759 में निकाला था। और फ्रांसीसियों को भारत से बाहर कब निकाला था? 1760 में निकाला था। समझ में आ गया? दोनों क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना बच्चों। और ये जो वाड़ीवास का युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ पूछे तो क्या बताओगे? अगर आपसे पूछे वाड़ीवास का युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त होता है? ये तीसरा अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध के अंदर होता है, तृतीय अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध में होता है। और कौन सी संधि के द्वारा समाप्त होता है? पेरिस की संधि के द्वारा। कौन सी संधि के द्वारा समाप्त होता है? पेरिस की संधि द्वारा। इसका आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई? शांति निकेतन में प्रदर्शन करके उसको मणिपुरी नृत्य को वापस दिलाता। मणिपुरी नृत्य कहाँ का बच्चों? याद रखना, मणिपुरी अभी वर्तमान में क्या शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का है बच्चों। कहाँ का है? मणिपुर का है। अब बोला इसको वापस से ख्याति कौन दिलाता है? शांति निकेतन में आपका प्रदर्शन करके। शांति निकेतन किसका था? वही इसका आंसर होगा। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर होगा। राजा भागचंद्र नहीं होगा बच्चों, महात्मा गांधी भी नहीं होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर होगा बच्चों। क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? रविंद्रनाथ टैगोर होने वाला बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सहायक संधि प्रणाली से क्वेश्चन पूछा है, आंसर दीजिएगा। सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? याद रखना, सहायक संधियों का जनक, सहायक संधियों का जनक कौन है? लॉर्ड वेलेजली था बच्चों। कौन था? वेलेजली। सहायक संधि भारत के अंदर लागू करने वाले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। इसको बड़े पैमाने पर जो लागू करने वाला कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। तो सहायक संधियों का जनक किसको मानते हैं? लॉर्ड वेलेजली को मानते हैं। प्रथम सहायक संधि कब की जाती है? 1798 में की जाती है बच्चों। पहली जो सहायक संधि थी 1798 में होती है। क्वेश्चन बोला है सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला
पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था। पंजाब के दलीप सिंह थे? नहीं बच्चों। बड़ौदा के गायकवाड़ थे? नहीं। ग्वालियर के सिंधिया थे? नहीं। किसने की थी? हैदराबाद का निजाम। कब होती है? 1798 में होती है। हैदराबाद के निजाम के साथ में अंग्रेजों ने सहायक संधि कब की थी? 1798 में। दूसरी सहायक संधि 1799 में की जाती है। 1799 ईस्वी में मैसूर के साथ में की गई थी बच्चों, मैसूर के साथ में। दूसरी रियासत जिसके साथ में सहायक संधि करते हैं अंग्रेज, मैसूर है। कब किया जाता है? 1799 में किया जाता है। और 1799 में किसके साथ में संधि होती है? मैसूर की, आपका मैसूर के साथ में होती है अंग्रेजों की। और इसी टाइम पर 1799 में किसकी मृत्यु हो जाती है? टीपू सुल्तान की भी मृत्यु कब होती है? 1799 में होती है। टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था? तो 20 नवंबर 1750 को हुआ था। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को होता है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था? 1784 के अंदर बनता है, जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है हैदर अली की। बच्चों क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन कलेक्ट हो गया, लिख लेना सारी बातें, और जो बातें बताई है मैंने सुनाई है वो भी याद कर लेना, लिख लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था, क्या कर दिया, और अपनी राजधानी को ढाका से हटाकर कहां पे कर दी थी? ये मुर्शिद कुली खान है बच्चों, अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करती है, बंगाल को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता है, और बंगाल की राजधानी ढाका से क्या बनाता है? मुर्शिदाबाद। क्या बनाता है? अपने नाम पर मुर्शिद कुली खान क्या होगा? मुर्शिदाबाद होगा, मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लेके जाता है? ढाका की राजधानी, बंगाल की राजधानी दो बार चेंज होती है। एक बार आपकी क्या होती है? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुंगेर कौन लेके गया? तो आप क्या बताओगे? मीर कासिम। राजधानी को अगर आपसे पूछ ले मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की, तो क्या बताना है? मीर कासिम ने बताना है बच्चों। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, और अपनी राजधानी ढाका से, बंगाल की राजधानी दो बार चेंज हुई है। सबसे पहले बंगाल की राजधानी ढाका, ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खान लेके जाता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लेके जाता है? तो आपको आंसर देना बच्चों, मीर कासिम। कौन लेके जाता है? मीर कासिम लेके जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लिख लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। यस। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय के रूप में पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? लाला लाजपत राय को, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को, रविंद्रनाथ टैगोर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको जाना जाता है? पंजाब केसरी किसको जानते हैं? लाला लाजपत राय को जानते हैं बच्चों, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद युवा कांग्रेस अध्यक्ष थे, युवा कांग्रेस अध्यक्ष बच्चों। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिलता है बच्चों, नोबेल मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष के नाम से जानते हैं अपन, लोहा पुरुष। और बिस्मार्क, और बिस्मार्क किसका टाइटल है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, आंसर दीजिएगा। अगला आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन है? भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? सती प्रथा का अंत वेलेजली ने नहीं किया था बच्चों, लॉर्ड विलियम बेटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेटिक ने किए थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और कब किया था? तो क्या आंसर दोगे? 1829 ईस्वी में। सत्य प्रथा का अंत कब होता है? 1829 ईस्वी में होता है। किसके द्वारा किया जाता है? लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। भारत में सत्य प्रथा का अंत किसके द्वारा किया जाता है? लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हो गया। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसके बाद में इतने ही, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया, इसका आंसर दीजिएगा बच्चों। क्या है क्वेश्चन? आंसर दीजिएगा, आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? शाहजहां तो यहाँ पे है ही नहीं बचे, बहादुर शाह जफर भी नहीं थे, अंग्रेज आए थे तब कौन था? जहांगीर। जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में पहला आपका कारखाना सूरत में स्थापित करने की परमिशन दी थी। और कब मिल गया? इन्होंने कब स्थापित किया था? 1908 में किया था। सूरत में पहला कारखाना अंग्रेज कब लगाते हैं? 1908 में लगाते हैं, 1608 में बच्चों, 1908 में नहीं, 1608 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा पहला कारखाना स्थापित किया जाता है। कहाँ पे? सूरत के अंदर बच्चों। और परमिशन कौन देता है? जहांगीर ने दिए थे। जहांगीर के दरबार में 2 राजदूत और भेजे जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा। पहला था आपका कैप्टन हॉकिंस और दूसरा था सर थॉमस रो।
कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो को क्या मिलती है, परमिशन मिलती है, कब मिलती है 10 जनवरी 1616 को, लेकिन पहले छूट मिल गई थी तो 1608 में इन्होंने फैक्ट्री लगा ली थी। आज की क्लास के 20 क्वेश्चन थे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो जरूरतमंद साथियों के द्वारा शेयर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।